नमस्कार। आज 24 फरवरी की तारीख और दिन शुक्रवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ मोहनलाल शर्मा। आज के पॉडकास्ट में बात रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने, मेघालय विधानसभा चुनाव और कहानी जिंदगी की। Я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе Україною. रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल हुआ पूरा। जेलेंस्की बोले अपनी जमीन को मुक्त कराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस साल जंग किस ओर जा सकती है, इस मुद्दे पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। जहाँ तक युद्ध का सवाल है वो हमेशा तब रिजॉल्व होती है या तब कंक्लूडिंग मोड पर पहुँचती है जब कोई बैटलफील्ड स्टेटस में चेंज आता है। रुख करेंगे चुनावी राज्यों का और जानेंगे ईसाई बहुल राज्य में कैसे बीजेपी अपना विस्तार कर रही है। बीजेपी जो कर रहा है एक धोखाबाजी है। वहाँ जाके हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि हम सबको सुरक्षित रखेंगे, नागालैंड की कल्चर को हम प्रिजर्व करेंगे। 20 फरवरी 2023 का दिन भर पूरा दिन पूरी खबर मोहम्मद शाहिद और मोहनलाल शर्मा के साथ। रूस यूक्रेन की जंग को 1 साल हुए पूरे। जेलेंस्की बोले अपनी जमीन को मुक्त कराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस साल जंग किस ओर जा सकती है, इस मुद्दे पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। रुख करेंगे चुनावी राज्यों का और जानेंगे ईसाई बहुल राज्य में कैसे बीजेपी अपना विस्तार कर रही है। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं मोहनलाल शर्मा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलन ने भारत के बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में मौजूद रूसी अधिकारियों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर वो इसी तरह से काम करते रहे तो पुतिन के अत्याचारों के भागीदार बन जाएंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 साल पूरा होने पर जेनेट येलन ने अपने समकक्षों से यूक्रेन का समर्थन करने और रूस को युद्ध से रोकने के लिए 2 गुने प्रयास करने को कहा। येलन ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खाद्य और ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का असर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है, खासतौर पर विकसित देशों पर। उन्होंने कहा कि वो G20 में मौजूद रूसी अधिकारियों से कहना चाहती हैं कि वो लगातार अपने काम से पुतिन के अत्याचारों के भागीदार बन रहे हैं। यूक्रेन में गई जानों और वैश्विक स्तर पर हुए नुकसान की जिम्मेदारी उन पर भी होगी। हालांकि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने इस बैठक में रूस का नाम लेने और युद्ध का जिक्र करने से बचने की कोशिश की। बैठक में उद्घाटन समारोह में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भारत ने नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, We are also witnessing rising geopolitical tensions in different parts of the world. प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि पूरी दुनिया अलग अलग हिस्सों में इस समय राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं आ रही हैं। तमाम लोग महंगाई और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। भोजन और ऊर्जा सबसे बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। हालांकि इसके बावजूद 2 दिवसीय इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मसला हावी होने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने सुझाव दिया है कि रूसी सेना को यूक्रेनी सैनिकों को पोलैंड की सीमा तक धकेल देना चाहिए। दमित्री मेदवेदेव इस समय रूस की सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बयान रूसी हमले के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया। चीन और नेपाल के बीच रेल सेवा आज से शुरू हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी जी रोंग ने बताया, चीन के गांसू प्रांत के लांझू शहर से दक्षिण एशिया के लिए मालगाड़ी आज रवाना हुई। ये ट्रेन काठमांडू शहर 9 और 10 दिनों में पहुंचेगी। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 30 से अधिक देशों में अपनी सब्सक्रिप्शन फीस घटा दी है। जिन देशों में ये कीमतें घटाई गई हैं उनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, क्रोएशिया, वेनेजुएला, कीनिया और ईरान का नाम शामिल है। बढ़ती महंगाई और बाजार में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने ये फैसला किया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने गुरुवार को अपने पूर्वी तट से 4 सामरिक क्रूज मिसाइलें लॉन्च की हैं। सोल में मौजूद बीबीसी संवाददाता जीन मैकेंजी के अनुसार शुक्रवार को उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया कि अगर किसी तनावपूर्ण माहौल में परमाणु हमला होता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ये एक ड्रिल था। अब तक दक्षिण कोरिया और जापान ने इस लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने कहा है कि पाकिस्तान खुद चरमपंथ से पीड़ित है और ऐसे में असंवेदनशील बयान उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। जावेद अख्तर के लिए परफॉर्म करने के कारण अली जफर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जावेद अख्तर पिछले दिनों सुर्खियों में थे क्योंकि अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने 26/11 को लेकर टिप्पणी की थी। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। ये पॉडकास्ट सोमवार से शुक्रवार भारतीय समय अनुसार रोजाना शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchoindi.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। तो शायद आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? पॉडकास्ट में आज फिर वही बात मोहन जो अक्सर हम लोग करते आए हैं पॉडकास्ट में, और रूस यूक्रेन युद्ध की। लेकिन आज इसकी एक वजह है, और इसकी वजह है क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया है इस जंग को छिड़े हुए। बीते साल 24 फरवरी को ही जो है रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला बोला था, और पूरे 1 साल बाद यूक्रेन में भारी तबाही मची है। साथ ही रूसी सेनाओं को भी कई झटके लगे हैं, लेकिन जंग वहीं की वहीं बनी हुई है। जंग को साल भर पूरा होने से कुछ घंटों पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में शायद यानी कि कल शाम को रूस को यूक्रेन से निकालने के लिए मतदान हुआ, जिसके मसौदे के पक्ष में वोट पड़े। और शायद ये भी बताना जरूरी है कि कुल 141 देशों ने इस मसौदे प्रस्ताव पर वोट दिया, जो कि ये कहता है कि जितनी जल्द हो सके यूक्रेन में शांति के लिए समग्र, न्यायोचित और स्थायी शांति लाने के लिए कदम उठाया जाए। ये तो हुई पक्ष की बात। अगर मोहन हम बात करें जो अनुपस्थित रहे हैं मतदान के दौरान, गायब रहे कह सकते हैं, और उसमें सबसे पहले नाम है चीन और भारत। और चीन, भारत समेत 32 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है। वहीं 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत हमेशा से कहता आया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल चाहता है, और भारत के रूस से संबंध भी जग जाहिर है मोहन, और भारत रशिया से तेल भी खरीद रहा है। तो मतदान के बाद न्यूयॉर्क में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि ये जो नतीजा है वो दिखाता है कि रूस को तुरंत यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, और परिणाम दिखाते हैं कि सभी महाद्वीप के देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा 141 vote. This is much more than the West represents. Also, this vote. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा कह रहे थे कि ये 141 वोट ये पश्चिम के प्रतिनिधित्व से बहुत ज्यादा है। ये वोट उस तर्क को खारिज करता है जो कि कहता है कि ग्लोबल साउथ यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लैटिन अमेरिकी देश प्रतिनिधित्व करते हैं। अफ्रीका, एशिया ने आज पक्ष में वोट किया है, कुछ ने नहीं किया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ये शब्द थे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के। दिमित्री कुलेबा कह रहे हैं, और उधर प्रस्ताव पारित हुआ। कल की बड़ी खबर थी शाम की, लेकिन आज मोहन पूरे 1 साल पूरे हो गए हैं इस जंग को। न्यूयॉर्क से रुख करते हैं यूक्रेन का, जहां राजधानी कीव में जो है आज युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जो है सेना के जवानों और उनके परिवारों को सम्मानित किया है। तो ये सोफिया स्क्वायर पर एक समारोह की आवाज़ है। सैन्य समारोह हुआ है जिसमें सम्मानित किया गया है, बड़े लेवल पर हुआ है, और पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर, फ्रांस से लेकर, जर्मनी से लेकर सब इस जंग को लेकर अपनी अपने जो उनके शब्द हैं वो बयां कर रहे हैं। तो इसी मौके पर जेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन इस साल जीत हासिल करने के लिए सब कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध के दौरान यूक्रेन पूरी दुनिया को प्रेरित कर चुका है, और वो करता रहा है, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, रूसी हत्यारे। ये जेलेंस्की का शब्द है। उन्होंने कहा है जब तक रूसी हत्यारों को सजा नहीं दिला देते हैं। Я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе. तो यहाँ पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए जो लड़ रहे हैं और यूक्रेन में जो रह रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि मुझे आप पर गर्व है। आप सब पर गर्व है, और इस गर्व को सड़कों, गलियों, शहरों से गुजरने दीजिए, बहने दीजिए। इस गर्व को दिलों और ज़मीनों से गुजरने दें, और इसके बारे में हर जगह बात करिए। सोफिया स्क्वायर पर मौजूद आप सभी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो हमारे देश के लिए जान गंवाने वालों के लिए
मौन रखे। ये ज़ेलेंस्की के मौन शब्द रखा गया उस दौरान। ये तो बात हो गई यूक्रेन की, और इसको लेकर पूरे पश्चिमी देशों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इसका हल तुरंत निकलना चाहिए और वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इस पूरे 1 साल होने के मौके पर। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का जरूर आया है और उसे आपने खबर में भी पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि उनकी देश की आर्मी यूक्रेनी सेना को पोलैंड के बॉर्डर तक खदेड़ देगी। उनका कहना है कि उनकी सेना पूरे यूक्रेन पर काबिज हो जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जीत हासिल की जाएगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि सभी लक्ष्य हासिल किए जाएं। शायद 1 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इसे उसने जो शब्द बोला था अपना विशेष सैन्य अभियान बताया था, और इस युद्ध में अब तक तो कुछ बड़ा हासिल हुआ नहीं। वहीं यूक्रेन भी जंग के मैदान में मजबूती से डटा हुआ है। तो सवाल ये कि साल भर में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, और ऐसे बड़े मौके कौन कौन से थे? मैंने ये बात पूछी इकबाल अहमद से। देखिए, शुरुआत में फरवरी में रूसी हमले के साथ ही उनकी सेना बहुत तेजी से राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद रूस बहुत तेजी से कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अप्रैल में ही कीव से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद मई में हालांकि जो अज़ोवस्टॉल स्टील मिल है उसके जो यूक्रेनी सिपाही है उन्होंने रूस के आगे सरेंडर कर दिया और रूस ने लाइमन शहर पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जून में फिर पश्चिमी देशों से हथियार और अधिक मात्रा में यूक्रेन तक पहुंचने लगे और फिर यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई जो की उसमें बहुत ज़्यादा उसको भी तेज़ी आई। और फिर अगस्त में रूसी जो एयरबेस है क्राइमिया उस पर एक विस्फोट हुआ। वो रूस को कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा झटका था। उसके अलावा जापोरिजिया जो स्थित एक परमाणु पावर प्लांट है उसको देखने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस के निरीक्षक गए और उन्होंने हालांकि एक सेफ्टी जोन का सुझाव दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा फैसला नहीं आया। उसके बाद सितंबर में एक बहुत बड़ी घटना होती है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि जो 3 लाख रिजर्व सेना है उसको मोबिलाइज यानी उसको लामबंद करने का उन्होंने न केवल आदेश दिया बल्कि यूक्रेन के जो 4 जगहों पर रूसी सेना काबिज थी उन्होंने बाज़ाब्ता उसको रूस में विलय का आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उनका दावा था कि उन्होंने 6000 वर्ग किलोमीटर को रूसी सेना से वापस अपने कब्जे में ले लिया। अक्टूबर में एक और रूस के लिए झटका लगता है जब क्राइमिया का जो पुल है उसको विस्फोट से उड़ा दिया जाता है और यही एक पुल है जो रूस और क्राइमिया को जोड़ता है। फिर रूस में एक और बुरी खबर आती है नवंबर में जब वो खेरसोन शहर पर जो उनका कब्जा था वहां से रूसी सेना पीछे हट जाती है। नेटो एक बार फिर यूक्रेन को कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दिसंबर में ज़ेलेंस्की पहली बार जब से युद्ध शुरू हुआ है वो बाहर गए और वो अमेरिका गए और जनवरी में निप्रो शहर में एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस ने मिसाइल दागे और 45 नागरिक मारे गए, जिसको लेकर जाहिर है कि उसकी बहुत किरकिरी हुई। और फरवरी यानी जो भी महीना चल रहा है आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंच गए और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि पूरी पश्चिमी दुनिया इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ी है। इकबाल, जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, जब ये शुरू हुआ था तो उन्होंने एक शब्द कहा, विशेष सैन्य अभियान जी। और लग रहा था कि ये सिर्फ कुछ महीनों का खेल हो सकता है, हफ्तों का खेल हो सकता है, लेकिन साल भर बीत गया। हकीकत किसकी सामने आई और क्या सामने आई? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो रूस का जो सैनिक सामर्थ्य है यानी उनकी सैन्य क्षमता पर ही सवाल उठने लगे हैं अब 1 साल के बाद, जो कि रूस यकीनन एक सुपर पावर है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, महाशक्ति है। और लगता था कि शायद जैसा कि आपने खुद ही कहा कि कुछ ही हफ्तों या मैक्सिमम कुछ ही महीनों की बात होगी। 1 साल के बाद भी कोई पक्ष इस वक्त निर्णायक स्थिति में नहीं है जो ये कह सके कि मैं ज़्यादा कामयाब हूँ। हालांकि यकीनन 20% धरती पर अभी भी यूक्रेन के रूसी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन रूस की सेना के सामर्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। तो इकबाल अहमद से हमने इस बात को समझा कि साल भर की कौन कौन सी बड़ी घटनाएं थी और अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि शायद इस जंग में अब चीन की भी एंट्री हो गई। बिल्कुल, चीन के जो शीर्ष राजनयिक हैं वांग यी अभी हाल में रूस गए थे और चीन ने कल ही इस जंग का हल बातचीत
से निकालने को लेकर एक दस्तावेज जारी किया था। बिल्कुल, चीन की एंट्री इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि रूस के सबसे करीब है और चीन भी बार बार ये कह रहा है कि वो शांति की तरीके से इस जंग का हल चाह रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है मोहन कि वो चीन के राजनयिक का अपने देश में स्वागत करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जंग आगे क्या मोड़ लेगी और क्या चीन इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने चाहे हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से। ज़ेलेंस्की ने कहा है उसका ये जरूर उसका सार निकाला जा सकता है कि क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि चीन जो है वो लीथल एड देने पर विचार कर रहा है रूस को, और रूस जो कि अभी तक नहीं किया था। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की ने ये एक कदम बढ़ाया है कि उन्होंने रूस की तरफ बॉल फेंकी है। अब रूस उसको पकड़ता है और किस तरह से आगे ले जाता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन चीन के ऊपर जरूर ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा होगा कि रूस और उसके बीच में अगर कोई मध्यस्थता की स्थिति करा सकता है तो चीन के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि पश्चिमी देश इस समय चीन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या वो इस बात पर एग्री करेंगे कि अगर चीन मध्यस्थता किसी प्रकार की करता है तो उसका सपोर्ट क्या पश्चिमी देश करेंगे? ये मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग कैविएट है इस पूरे मुद्दे में। दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट ये सब गेस कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस युद्ध का क्या होगा। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल। ज्यादातर लोगों का यह अनुमान था कि युद्ध नहीं होगा और युद्ध हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत इसमें गेस करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक युद्ध का सवाल है वो हमेशा तब रिजॉल्व होती है या तब कंक्लूडिंग मोड पर पहुंचती हैं जब कोई बैटलफील्ड स्टेटस में चेंज आता है। अभी जो सिचुएशन बैटलफील्ड में है वो ये है कि यूक्रेन को लग रहा है कि उसके पास जिस तरह के हथियार आ रहे हैं अभी, उससे वो रूस को आगे आने वाले समय में भी कड़ा मुकाबला दे सकता है। और रूस के पास ये कोई एक ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है, खासकर पुतिन के पास, कि उनको किसी किस्म की जीत दिखानी होगी जिसके बाद ही वो मध्यस्थता या नेगोशिएशंस के टेबल पर बैठेंगे। तो अभी क्योंकि बैटलफील्ड में ऐसी कोई भी स्थिति किसी भी साइड के पास डिसाइसिव एडवांटेज नहीं है, स्टेलमेट बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरी जानकारी है युद्ध के बारे में और कैसे युद्ध कंक्लूड होते हैं, कि उसको देखते हुए कोई शॉर्ट टर्म में किसी प्रकार की कोई बड़ा डेवलपमेंट नेगोशिएशंस पर होना या किसी प्रकार का इसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। क्या न्यूक्लियर वॉर की किसी तरह की कोई आशंका है? और पिछले बार एक बार ऐसा बीच में लग भी रहा था कि शायद पुतिन इस तरह की कोई बात सोच रहे हैं। जब आपके पास परमाणु हथियार होते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं सिग्नलिंग में, पॉलिटिकल मैसेज देने में। वो मैसेज उन्होंने दिए और वो मैसेज अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत अच्छे से रिसीव नहीं हुए हैं और उनको कोई बहुत फायदा नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि पुतिन अगर अपने आप को एक कॉर्नर में पाएंगे तो वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म के नेता हैं। जिस प्रकार के ऑटोक्रेटिक नेता के तौर पर वो अभी बन गए हैं और जो हमने देखा है कि जो ये युद्ध भी हुआ ये बहुत कोई सोच विचार करके नहीं हुआ और उसी का नतीजा है कि रूस की सेना को काफी मुंह की खानी पड़ी है। ये जरूर है कि अगर इस तरह का कोई लीडर होता है और वो एक अपने आप को एक कोने में पाता है या उसके सामने कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं रहता तो वो कुछ अप्रत्याशित करने की सोचता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक एंगल ये जरूर है यहाँ पर भी कि चीन, जो कि इस समय रूस का सबसे बड़ा मित्र है, उसने भी इस मुद्दे को लेकर, भले ही और मुद्दों को लेकर चीन ने दोगुली बातें करी हों, लेकिन जहां पर भी न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, चीन के नेताओं ने बड़े स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर डायमेंशन इस वॉर में नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अगर मैसेज रूस को जा रहा है तो रूस दो बार सोचेगा या पुतिन साहब भी दो बार सोचेंगे कि उनको परमाणु हथियार का उपयोग करना चाहिए या नहीं। बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद बात कर रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आगे पॉडकास्ट में जानेंगे। एक कोशिश किसी भी आदमी को हीरो बना सकती है और मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी के बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जाने लोग, अनजाने लोग, दोस्त, और मैं भी खुद का हीरो हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगता है बीबीसी हिंदी की खास पॉडकास्ट सीरीज कहानी जिंदगी सीजन 2 में रवि प्रकाश की कहानी सुनेंगे और उत्तर पूर्व के राज्यों का चुनावी माहौल भी जानेंगे।
तो मोहन अब रुक करते हैं यूट्यूब और फेसबुक का। लगातार कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर। फेसबुक मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा, और यूट्यूब मेरे सामने है। मालिनी पंत लिखती हैं कि जंग से मिलता कुछ नहीं है, भारत को भी अपना मत रखना चाहिए और युद्ध में शांत रहना स्वार्थी रहने जैसा है, मालिनी पंत का कहना है। प्रज्ञा शिशु कहती हैं कि ये वार 1 हफ्ते का ही था, लेकिन अमेरिका ने इसको कई 1 साल का कर दिया। असित कुमार सिंह फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मसले का हल डंडेबाजी से नहीं बल्कि दो तरफ संवाद से निकलेगा। मनोहर चमेली मनु कह रहे हैं कि यूक्रेन ने जो खोया वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यूक्रेन ने यह भी बता दिया कि 1 साल बाद रूस कमजोर ही हुआ है। पंडित अजीत धर्तवेदी सुन रहे हैं। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं जो किश्तियां तूफान में डटती हैं वही किनारे को लगती हैं, यही पतवार की निशानी है। शायद। क्या बात है। अब रुक करते हैं उत्तर पूर्व भारत का यूक्रेन के बाद, और हम लोग जानते ही हैं कि चुनाव हो रहे हैं और मेघालय राज्य में भी 27 फरवरी को मतदान है। मोहन, मेघालय में एनपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। वहीं इस बार चुनावी मैदान में टीएमसी भी बड़ी टक्कर दे रही है। रुख करते हैं सीधे शिलोंग का, जहां बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर मौजूद हैं। मयूरेश, हम ये जानना चाहते हैं, आप अभी मेघालय में मौजूद हैं, शिलोंग में हैं, कैसा माहौल है, कौन कौन मैदान में है और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दों में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये जो मुद्दे हैं वो बीजेपी सामने लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा आपने जिक्र भी किया अभी बोलते बोलते कि बीजेपी और एनपीपी की यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन 5 साल गठबंधन चलाने के बाद भी वो एक दूसरे के सामने यहाँ पे खड़े हैं। तो बीजेपी हो, एनपीपी हो, यूडीपी हो, टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, ये जो 5 बड़े खिलाड़ी हैं इस मेघालय के मैदान में, सभी अपने अपने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ये खासकर सिर्फ 60 सीटों के लिए ये जो जंग है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी का कहना है कि मेघालय, जो अमित शाह कह भी चुके हैं कि मेघालय सबसे भ्रष्ट राज्य है, और वो संगमा परिवार यानी कॉनरेड संगमा जो उन्हीं के मुख्यमंत्री थे और मुकुल संगमा जो अब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में चले गए, इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप कर रहे हैं कि इन्हीं पर के परिवार ने हमेशा यहाँ पे सत्ता चलाई है। और लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी है या फिर कांग्रेस है, वो बीजेपी को कह रही है, जो हम जानते हैं कि मेघालय क्रिश्चियन मेजॉरिटी राज्य है, तो वहाँ पे बीजेपी बाकी देश में जो हिंदुत्व की राजनीति करती है वो मेघालय में सफल नहीं होगी, और वो कहती है कि बीजेपी 60 सीटों को इस बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाएगी। हालांकि हम जब आज शिलोंग में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलोंग में बहुत बड़ा रैली की थी, रोड शो किया था, जिसके लिए बहुत जो गर्दी जो है, जो लोग जो है वो बीजेपी ने जुटाए थे। जी, अगर टीएमसी की बात करें, वो भी पूरी टक्कर दे रही है, तो टीएमसी को आप किस तरीके से अब तक भांप पाए वहां पर, कि कितनी मजबूती से उतर पाई है चुनावी मैदान में? टीएमसी जरूर एक मजबूत इस बार ऑप्शन रहेगा लोगों के सामने मेघालय के। हालांकि टीएमसी पहली बार चुनाव लड़ रही है, अगर वो अकेली लड़ती तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो मुकुल संगमा, डॉक्टर मुकुल संगमा जो करियर कांग्रेसमैन रहे हैं, 8 साल तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2021 में 1 साल पहले ही वो कांग्रेस से खफा होकर टीएमसी में चले आए, और अब वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है टीएमसी की तरफ से। तो उनकी वजह से टीएमसी को एक यहाँ पे ताकत जो है वो मिली है। तो वो क्या कर पाते हैं इसके ऊपर बहुत सारी मदार है, लेकिन जो गारो हिल्स है, खासकर जो उनका यानी मुकुल संगमा का एरिया माना जाता है, तो अगर वहां पे और बाकी खासी हिल्स में भी अगर वो कर पाते हैं तो टीएमसी एक फ्रंट रनर बनकर उभर सकती है। लेकिन देखना होगा कि वो कैसे कर पाती है। अभी ममता बनर्जी आखिर के 1-2 दिन में खुद वहां पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। मेघालय की बात कर ले। मेघालय की बात हमने कर ली। अब नागालैंड की बात करनी जरूरी है कि यहाँ पर ईसाई धर्म अब से 150 साल पहले पहुंचा था। अब ये यहाँ की पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी यहाँ भी गठबंधन सरकार में है, और स्थानीय नगा पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में है। तो बीजेपी यहाँ विकास का वादा लेकर आई है। कोहिमा से सुन लेते हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट। हाथों में बाइबल, होठों पर भक्ति गीत और प्रार्थना में लीन लोग। लगभग 90% ईसाई आबादी वाले नागालैंड में यह दृश्य आम है। जो ईसाई धर्म अब से 150 साल पहले नागालैंड पहुंचा था, वो अब यहाँ की पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा बन गया है। नागालैंड में चुनाव हैं, केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी यहाँ भी गठबंधन सरकार में है, और स्थानीय नगा पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
बीजेपी यहाँ विकास का वादा लेकर आई है, जिसमें बहुत से लोग यकीन भी कर रहे हैं। After BJP came Nagaland, development बहुत आ गया है। After BJP came, they've done so much for us. देश में हिंदुत्ववादी पार्टी की पहचान रखने वाली बीजेपी के नागालैंड में अधिकतर नेता ईसाई हैं, जो पूरी शिद्दत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन एक हिंदुत्ववादी पार्टी के उभार ने ईसाई बहुल इस प्रदेश में कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। जो हम देख रहा है, सुन रहा है न्यूज़पेपर में, दिल्ली न्यूज़ में, जो हिंदू राज हो के वो क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन होता है या चर्च डिमोलिशन को उठाए, वो सुन के हम खराब मिलता है और ऐसे नहीं करना है, वो हम लोग सोचता है। विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी के नागालैंड में उभार की एक वजह ये भी है कि यहाँ लोग पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे को नहीं समझते हैं। ओरिएंटल थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल डॉक्टर जोशुआ लॉरेन कहते हैं, नागालैंड में अधिकतर आबादी गांवों में रहती है। मैं मानता हूं कि गांव के लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हिंदुत्व का अभियान और एजेंडा क्या है और इसके क्या मायने हैं। लोग इस बारे में जागरूक नहीं हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नागालैंड के लोगों को अपना असली रंग नहीं दिखा रही है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कहते हैं, बीजेपी जो कर रहा है एक धोखाबाजी है। वहां जाके हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि हम सबको सुरक्षित रखेंगे, नागालैंड की कल्चर को हम सुरक्षित प्रिजर्व करेंगे। ये सब कह के वो लोग चाहते हैं कि नागालैंड उनके नेशनल पॉलिसी को भूल जाए। हालांकि बीजेपी इन आशंकाओं को खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय पर्यवेक्षक उषा वाजपेयी कहती हैं, इस धरती पे जो भी है भारतवर्ष की, वो सब हम भाई बहन हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो अपनी जनसभाओं में लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। बीजेपी और भारत सरकार इस बात को जानते हैं कि नागालैंड एक ईसाई बहुल प्रदेश है। इसी वजह से सीटों के बंटवारे में भी उन्होंने लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम इस देश में, मेरा मतलब है कि यह राज्य में पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही रहेगा और लोग सद्बुद्धि से काम लेंगे। Good sense will prevail. तो ये थी दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट और अब खेल की खबरें भी सुन लेते हैं। तो T20 महिला वर्ल्ड कप चल रहा है मोहन, और इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। आखिरी गेंद डाली जा चुकी है। साउथ अफ्रीका ने 164 रन बनाए हैं 4 विकेट खो के। इंग्लैंड को जीतने के लिए 165 रन बनाने। अब देखते हैं कि क्या होता है। और अगर पहले सेमीफाइनल की बात करूं तो एक बड़ी दुख भरी खबर कल आ गई थी। भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने 172 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ 167 रन ही बना पाई 8 विकेट खोकर। और उसमें बहुत उम्मीदें थी हरमनप्रीत कौर से, और उन्होंने पूरा करने की भी कोशिश की। 52 रन बनाए थे लेकिन रन आउट हो गई। 43 रन जेमिमा रॉड्रिक्स ने बनाए थे, लेकिन भारत आखिरकार बाहर हो गया। अब ये माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, और आज जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। और जो फाइनल मुकाबला है वो बस संडे को हो जाएगा, तो उसके बाद हमें एक विश्व चैंपियन मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कार्यक्रम में उस कहानी ज़िंदगी के सीज़न 2 की, जिसको कि हम हर फ्राइडे को आपको सुनाते हैं। तो आज इसका 7वां एपिसोड, एक झलक हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है रवि प्रकाश की, मेरी ज़िंदगी मैं ही हीरो। रवि, आपके हिसाब से आपकी लाइफ के हीरो कौन है? देखिए, हीरो तो हम सब लोग हैं। हीरो हर वो इंसान है जो कोशिश कर रहा है। हीरो की डिफिनेशन जो हमने बनाई है ना, वो है विलन से लड़ाई करके जीतने की। वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे के लिए तो सही है, लेकिन रियल लाइफ हीरो को जो है ना, वो हर जंग जीतना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक कोशिश किसी भी आदमी को हीरो बना सकती है। और मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी के बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने मेरी मदद की। जाने लोग, अनजाने लोग, दोस्त, और मैं भी खुद का हीरो हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी कहानी का हीरो मैं भी हूँ। अब देखिए ना, आपको भी ब्लड कैंसर है, आपने जो लड़ाई लड़ी, अपने डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराया, तो क्या आप में हीरो नहीं है? आप में भी हीरो है। हम सब की कोशिशें, हमारा जज्बा हमें हीरो बनाता है।
और हीरो को खोजने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हीरो हमारे में है और हमें उसे तलाशने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे कैंसर की बात है, यह इसकी बहुत आशंका है। जो हमारे पास डेटा थे उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरी कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं हो, लेकिन इसमें इतने सारे हीरो हैं, इतने सारे किरदार हैं और इतने अच्छे तरीके से सभी किरदारों ने अपनी भूमिका अदा की है कि यह फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है और सुपरहिट हो जाएगी। पंकज त्रिपाठी का जिक्र करना बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक होता है ना कि सहायता करना हो, सिर्फ सहायता करने की बात नहीं होती है। पंकज त्रिपाठी ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि रवि भाई आपका अकाउंट नंबर मेरे अकाउंट नंबर से वो जुड़ा हुआ नहीं था, तो हम इतने ही पैसे भेज पा रहे हैं फ़िलहाल। हम जैसे ही जुड़ जाएगा 24 घंटे में ये जुड़ जाता है, बैंक ने कहा है, तो मैं कुछ और पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। पंकज त्रिपाठी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद लगातार वो फ़ोन करते रहे मुझे। अब वक्त है एक्टर पंकज त्रिपाठी का मैसेज रवि प्रकाश के लिए। मैं रवि भाई को पटना से जानता हूँ, पत्रकारिता के उस समय से जब वो शुरू किए थे। तो बहुत जिज्ञासा वाले जुझारू व्यक्ति हैं और ये जब खबर आई तो उन दिनों भी शुरुआत में बात हुई, पर अब इन दिनों में तो उनका जो मतलब कैंसर के साथ जीने का या उससे मतलब हौसला न हारने का जो उनका जिज्ञासा है वो अद्भुत है। मैं आए दिनों उनके कभी कभार सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता हूँ कि इसमें वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे याद है एक वीडियो उनका देख के बड़ी खुशी हुई थी। तो उनकी जिज्ञासा बहुत लोगों को प्रेरणा देगी जो पॉडकास्ट सुनेंगे। अब ठीक है, जीवन जैसा है वैसा है। तो पंकज त्रिपाठी की ये बात आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए bbchindi.com के पॉडकास्ट पेज पर आइए, जहां पर आपको ये पूरी सीरीज मिलेगी और इसे सुनना न भूलिएगा। साथ ही हमारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भी आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो इंजीनियर थे रविशंकर कुमार। मुझे और मोहनलाल शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।